अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ का आज हम 33rd लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारा आज का लेक्चर है वो कल्चर एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा। कल्चर एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Whose definition is this? एक डेफिनेशन है और उसके बारे में पूछा गया है कि ये हमें डेफिनेशन किसने दी है। पर्सनैलिटी इंडिकेट्स द इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज्ड टेंडेंसी ऑफ वर्किंग, सीइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। सो बी इज़ द राइट आंसर। न्यूकॉम्ब जो थे सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ओके, द नेक्स्ट वन, the unifications of individuals' socio-psychological behavior reflected in so his social interaction। जो सोशो-साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो जब वो सोशली इंटरेक्ट करेगा किसी के साथ तो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, द नेक्स्ट वन, पर्सनैलिटी इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू। तो किन वेज़ में पर्सनैलिटी जो है वो एक्सप्रेस होती है? हैबिट्स, टेंडेंसीज एंड थिंकिंग से। ओके, द नेक्स्ट वन, टू प्रिपेयर वन फॉर फ्यूचर रोल्स इज़, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जो कि आप देखभाल के अपने बच्चों को सोशलाइज करते हैं ताकि जिस ग्रुप का उनको आप पार्ट बनाना चाहते हैं उस ग्रुप का वो पार्ट बन सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होते हैं और अपने बच्चों को वहाँ का कल्चर सिखाने के लिए, उनकी आदत सिखाने के लिए बाकायदा एक प्लान के ज़रिए उनको सोशलाइज करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। और 5 किस्म की सोशलाइजेशन होती है इसमें। प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है और री सोशलाइजेशन है। ये 5 टाइप की सोशलाइजेशंस होती हैं। और सोशलाइजेशन तो आप जानते होंगे जो कि प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने कल्चरल ट्रेट्स को लर्न करते हैं, सीखते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कल्चर। ओके, कल्चर से रिलेटेड कौन सी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है? सो डी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। कल्चर नेवर पास्ड ऑन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो जनाब जो कल्चर है वो लैंग्वेज के थ्रू ही पास ऑन करता है। मतलब लैंग्वेज जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है एक कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास थ्रू करने में। जो लैंग्वेज है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। ओके, द नेक्स्ट वन, ट्रेट क्या होती है? व्हाट इज़ ट्रेट? और अगर इसको पर्सनालिटी की टर्म में देखा जाए तो जो पर्सनालिटी है वो मुख्तलिफ ट्रेट्स का कम्बिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि सोशलॉजिकली बात कर रहे हैं तो ये कल्चरल ट्रेट की बात की गई है। कल्चरल ट्रेट है, कल्चरल ट्रेट। और वो क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर। सी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। ओके जी, आगे पूछते हैं जी, ये क्लस्टर ऑफ रिलेटेड ट्रेट्स इज़ कॉल्ड। तो जब मुख्तलिफ ट्रेट्स होती हैं, क्योंकि ट्रेट्स जो है वो इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कल्चर का, तो जो ट्रेट्स होती हैं मुख्तलिफ ट्रेट्स वो मिल के क्या बनाती हैं? वो मिल के एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। ट्रेट्स मिलकर कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, कल्चर इज़ एक्वायर्ड बाय मैन थ्रू। तो कैसे? वो लर्निंग के ज़रिए, जो हम पढ़ा है हमने सोशलाइजेशन,
जो लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग का प्रोसेस है, जो जिसको हम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी में सोशलाइजेशन बोलते हैं, उसके ज़रिए जो है एक इंडिविजुअल कल्चर को लर्न करता है, एक लर्निंग का प्रोसेस है। ओके, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट ऑफ कल्चर इज़, तो हम इसको कल्चर ट्रेट बोलते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर इज़ रिलीजन इज़ नॉन मटीरियल कल्चर एंड बिल्डिंग इज़ मटीरियल कल्चर, पेंसिल इज़ मटीरियल कल्चर, क्लॉथ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल कल्चर। लेकिन रिलीजन जो है वो नॉन मटीरियल होता है, जिसको आप छू नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं, एग्जिस्ट करता है रिलीजन, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। ओके, द नेक्स्ट वन, साइको एनालिटिकल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी को डेवलप किया था, जिसमें अनकॉन्शियस की बात की गई है कि कैसे हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है वो हमारी जो पर्सनालिटी है या जो हमारा कॉन्शियस सेल्फ है उसको कंट्रोल करता है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश स्टेज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। सो ओरल स्टेज जो है वो सबसे पहली स्टेज है जो कि सोशलाइजेशन की स्टेज है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज़ द मोटिव टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ the motive to realize one's full potential. Okay, the next question number 15. Dash approach classifies people into categories like introvert and extrovert. So trait theory जो है वो introvert और extrovert दो टाइप्स में डिवाइड करती है पर्सनालिटीज़ को। Okay, dash is the process in which the culture of society is transmitted to children. So socialization पहला भी हमने पढ़ा है। Culture exists in dash. So society होती है तो उसमें ही culture exist करता है। Okay, concept of culture lag was proposed by W.F. Ogburn. Ogburn ने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था कल्चर लैग का, जिसमें मटीरियल कल्चर जो है, जो आपका मटीरियल कल्चर है वो आगे चला जाता है और आपका जो नॉन मटीरियल कल्चर है वो आपका पीछे रह जाता है। और मटीरियल कल्चर मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन्स आपकी सोसाइटी में आ गए, लेकिन एजुकेशन जो है वो मेंटली जो है वो आपके जो लोग हैं आपकी सोसाइटी के वो पीछे हैं, तो वो कल्चर लैग होगा। और इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं ड्यू टू द कल्चर लैग। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डैश इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ आवर सेल्फ्स। सो सेल्फ स्टीम इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ आवर सेल्फ। जो हम अपना कॉन्फिडेंस है, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो सेल्फ स्टीम होगी। सो एक्सेप्टेंस ऑफ आवर सेल्फ, हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ आवर सेल्फ स्टीम। ओके, द नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ वाज कॉइंड बाय C.H. कोले। चार्ल्स कोले जो थे उन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ की जो थ्योरी थी या जो कॉन्सेप्ट था वो हमें दिया था, जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को शेप अप करता है कि लोग उसको कैसे देखते हैं, माशरा उसको कैसे देखता है। यानी कि सोसाइटी एक सोशल मिरर है, उसमें वो देखता है और जैसा लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, जैसे अपना कमेंट उसको देते हैं, अपना तबसरा उसको देते हैं, उसकी बेस पे वो ख़ुद को शेप अप कर लेता है। ओके, अकॉर्डिंग टू डैश ओरल स्टेज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो सिगमंड फ्रॉइड यानी सी इज़ द राइट आंसर। Okay, the next one, the gap between the material and non-material is known as culture lag. So non-material और material culture में जो फ़र्क है उसको हम culture lag बोलते हैं। Okay, persons with dash personality are relaxed and less competitive. So type B personality वाले जो लोग हैं, ये एक type theory है पर्सनालिटी की, जिसमें टाइप ए एंड टाइप बी होता है। टाइप ए के लोग जो होते हैं वो मोर कम्पिटिटिव होते हैं
कॉम्पिटिटिव और ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं और ज़्यादा अचीव करने वाले लोग होते हैं। और ये अगर अचीव ना कर पाएँ तो फिर ये ज़्यादा परेशान भी होते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ में भी होते हैं और सब कुछ इनके नज़दीक अचीवमेंट होती है। लेकिन जो पर्सनालिटी बी वाले, जो टाइप बी वाले लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते कंपटीशन पे, अचीवमेंट्स पे। वो रिलैक्स्ड होते हैं और इसलिए लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं और वो जो है वो परेशानी भी कम लेते हैं। तो ये एक कंटिन्यूम है, यानी कि आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये इस तरह से, यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी बी और ये हमारी पर्सनैलिटी ए। तो ये एक स्केल है, कंटिन्यूम है। कुछ लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे भी कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे भी। तो ये एक कंटिन्यूम है, कुछ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ बहुत कम कर सकते हैं, कुछ दरमियान में कर सकते हैं, कुछ की टेंडेंसी बी पर्सनैलिटी की तरफ ज़्यादा हो सकती है। सो ये एक स्केल है ए से बी के दरमियान। ओके, द नेक्स्ट वन, dash acts according to the player principle. So id, ego and super ego, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं साइको एनालिसिस की थ्योरी में, id, ego एंड सुपर ईगो। तो इनका मतलब क्या है? जो id होती है, अच्छा, प्लेयर प्रिंसिपल ये होता है कि जिसमें आपने जो प्लेयर है उसको मैक्सिमाइज करना है। आपका जो प्लेयर है वो मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए, मैक्सिमम प्लेयर आपने हासिल करना होता है इड में। जैसे कि बच्चा है तो उसमें अभी ईगो एंड सुपर ईगो डेवलप नहीं होती, ठीक है, उसमें इड होती है। तो वो उसको फ़ौरन जो ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, वो नीडेड होती है। वो उसकी माँ उसको आके मिलती है तो बिल्कुल हशाश बेशाश हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, रोना बिल्कुल बंद कर देता है। उसको दूध मिलता है तो वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि दूध को कैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे लिए, मेरी फूड को कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। उसको जस्ट मिल्क चाहिए, तो यानी कि उसमें ईगो डेवलप नहीं हुई, सुपर ईगो डेवलप नहीं हुई, उसको जस्ट प्लेयर चाहिए, मैक्सिमाइज प्लेयर, उसको मैक्सिमम चाहिए और पेन जो है उसने मिनिमाइज़ करनी है। तो जो हमारी इड है वो प्लेयर के प्रिंसिपल के ऊपर चलती है। जैसे जैसे उसकी ईगो डेवलप होती है फिर वो उसको पता चलना स्टार्ट होता है कि कोई कौन सा काम लोगों के सामने नहीं करना, कौन सा लोगों के सामने करना है। फिर सुपर ईगो डेवलप होती है, उसको पता चलता है कि माशरे के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमने उनको फॉलो करना है या नहीं करना। मेजर सोशलाइजिंग एजेंट, सो फैमिली इज़ द मेजर सोशलाइजिंग एजेंट जो कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है और लाइफ लॉन्ग आपकी फैमिली का आपकी पर्सनालिटी के ऊपर असर होता है। पर्सनालिटी इज़ द सब्जेक्टिव आस्पेक्ट ऑफ कल्चर। सो अगर आपने कल्चर को सब्जेक्टिवली देखना है तो पर्सनालिटी, आप किसी बंदे की, किसी एक इंडिविजुअल को आप देख के तो कुछ अंदाज़ा उस कल्चर के बारे में लगा सकते हैं। ओके, डैश इज़ फॉर्म्ड एन इंट्रैक्शन विद अदर्स। सो सेल्फ इज़ फॉर्म्ड विद इंट्रैक्शन विद अदर्स। सेल्फ जो है वो लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं तभी डेवलप होता है। पर्सन्स विद डैश पर्सनालिटी एक्सपीरियंस मोर स्ट्रेस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो बी काइंड ऑफ जो ए वाले लोग हैं जिनकी टाइप ए है, टाइप ए पर्सनालिटी है जिनकी, वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनके नज़दीक कंपटीशन, स्ट्रगल, अचीवमेंट सब कुछ यही इम्पोर्टेंट होता है। और जब वो लाइफ में जो उनके गोल्स होते हैं उनको, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उनको नहीं पा पाते, हासिल नहीं कर पाते, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और आसानी से स्ट्रेस में चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पर्सन्स विद पर्सनालिटी टाइप बी। ओके, आज का अगला क्वेश्चन, डैश इनक्लूकेट्स moral judgment and societal rules upon ego.
सो सुपर ईगो जब हम लोगों में डेवलप होती है, जब हम 14, 15, 18 साल के होते हैं, तो सुपर ईगो डेवलप हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है हमारे माइंड को कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्या अप्रोप्रिएट है और क्या इनअप्रोप्रिएट है। वो सारा कुछ हमें हमारी सुपर ईगो जो डेवलप होती है हमारी पर्सनैलिटी में, वो बताती है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, डैश गेट्स डेवलप्ड इन ए चाइल्ड थ्रू इंट्रैक्शन विद हिज फैमिली मेम्बर्स ओनली। सो सेल्फ, सो ये डेवलप होता है अपनी फैमिली मेम्बर से इंट्रैक्शन के नतीजे में। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल ठाकुर टॉक्स। तो अल्लाह हाफिज़।